नमस्कार, नेशन वन की खास पेशकश बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका रेखा धस्माना उनियाल, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार लिली जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लोक गायिका के रूप में आप स्थापित हैं उत्तराखंड में, आपको बच्चा बच्चा जानता है। आपने संगीत की शिक्षा सबसे पहले कहाँ से शुरू की? मैंने संगीत की शिक्षा तो नहीं ली थी शुरू में, लेकिन मुझे शौक था। मैं बचपन से ही गाया करती थी जी। तो उस वक्त मैं देशभक्ति के गीत गाया करती थी अपने, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। ए मेरे वतन के लोगों और छोड़ो कल की बातें। तो मैं अपने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से फेमस होने लगी। गाने, रेखा को गाने के नाम से जाना जाता था। जी जी। और उसके बाद फिर मैंने 1983 में एक कैसेट मेरी बनी थी मोहन सिंह मनराल जी के साथ जी। उनके साथ मैंने फिर गाना शुरू किया। तो वो कौन सा गीत था जो आपने उनके साथ गाया था? उनके साथ गाया था मैंने मेरा बाजो रंगा रंग बिचारी। तो उसकी कुछ लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। जरूर सुनाएंगे जी। मेरा बाजो रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला, मेरा बाजो रंगा, मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले री मोला, मेरा बाजू रंगा। तैला ताल द्यो बरे क्यों मैला ताल ही लो, बोल बोल मेरी सुआ को रंग रंगीलो है, को रंग रंगीलो सुआ रंग ले री मोला, मेरा बाजू रंगा। तो ये उस वक्त कुमाऊं में बड़ा हिट हुआ था। ये गीत तो आजकल भी बहुत ज़्यादा रेमिक्स के रूप में जो है सुनने को मिलता है। और गढ़वाल में जो है खुदेड़ गीत एक ऐसा माना जाता था जो घसियारियाँ हुआ करती, जो लड़कियाँ अपने घरों में बात नहीं कर पाती थी, वो मुझे लगता है जब घास काटने के लिए उनको अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था तो वो वहाँ जाकर के अपनी आपस की बातों को शेयर करती थी। तो मुझे लगता है उनको ही खुदेड़ गीत माना जाता है। तो क्या आपने कोई खुदेड़ गीत गाए हैं? खुदेड़ गीत मैंने गाए हैं। हाँ। और खुदेड़ गीत इस टाइप के भी मैंने गाए कि जैसे लड़की अपने ससुराल में है और उसका हस्बैंड बाहर है। उस वक्त फौज में हुआ करते थे, फौज में हुआ करते थे। तो मैं गीत आपको सुनाऊंगी। और गीत गाया था मैंने मेरे ख्याल से 1986 में गाया था। 86 में। हाँ। बहुत पुरानी बात है जी। वो गीत मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। लागे बाडोली मेरा स्वामी औणा हो लाघार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। लागी बाडोली मेरा स्वामी औणा हो लाघार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। बाटो है नीचन मेरी आँखें रात दिन डांड्यो माँ, रात दिन डांड्यो माँ। हल कार्या भेजी ओणोच गाँव की सार्यों माँ, गाँव की सार्यों माँ। ल्याणो होलो चिट्ठी पतरी, ल्याणो होलो चिट्ठी पतरी, ल्यालो खबर सार औणा हो लाघार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इन खुदेड़ गीतों को सुनकर के कहीं ना कहीं जो एक लड़की के मन की जो व्यथा है वो कहीं ना कहीं बीइंग अ वुमेन आप महसूस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। रेखा जी, आपको लोक गायिका का खिताब दिया गया है। लोकगीत आपके दिल के बहुत करीब हैं, तो कौन सा वो लोकगीत है जो आपके दिल के बहुत बेहद करीब माना जाता है? लोकगीत तो सभी दिल के करीबी हैं और लोकगीत ही मतलब समझो कि अपने राज्य की एक पहचान होती है। तो मैं समझती हूँ कि सभी मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन मैं आपको एक सुनाना चाहूँगी कि एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है और बेटी को ससुराल माँ भेज रही है। तो उस वक्त भी कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि पति पत्नी में नहीं बनती थी। और तो एक गीत उस वक्त जो असली घटनाएं हुआ करती थी तो उनको लोकगीत बन जाता था, एक रूप बन जाता था, लोग गाते थे उनको। तो मैं आपको सुनाऊंगी कि रात घना घोर माझी रात घना घोर,
बीणा बीनी आई माझी दीप डांडा पोर। माँ कह रही कि बेटी तैयार हो, तो लड़की कह रही है कि माँ मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से गीत है, मतलब अपने घर से नहीं जाऊंगी। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणा बीनी आई माझी दीप डांडा पोर। मारिच मलेऊ माझी मारिच मलेऊ, ससुरासनी जान माझी ना बनो कलेऊ। उसको वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि उसको अच्छा नहीं लगता था। तो तब अब मलेऊ, हमारा मलेऊ बोलते हैं हमारे यहाँ कबूतर को। अच्छा, तो जैसे यहाँ कबूतर होते हैं ना, तो कबूतरों को मलेऊ बोला जाता है। कबूतर को वैसे भी संदेशवाहक के रूप में माना जाता हाँ। है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप संगीत की तरफ, गायकी की तरफ आगे बढ़ रही थी, उस वक्त संगीत लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था जिस वक्त आपने शुरुआत की थी। तो किन किन परिस्थितियों का आपको जो है सामना करना पड़ा? लोग किस तरीके की सोच रखते थे उस वक्त? उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि महिलाएं गाती तो थी, लेकिन रेडियो तक सीमित रहती थी। तो रेडियो के स्टूडियो तक सीमित रह गई, बाहर समाज में नहीं आती जाती थी। तो इस चीज़ को हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको आगे बढ़ाएं इस चीज़ को। तब हमारी एक पहचान भी नहीं थी उत्तराखंड की, और बड़ा अच्छा सा नहीं लगता था कि लोग कहा करते थे कि ये गढ़वाली कुमाऊनी कहाँ के लोग हैं। तो तब हमने उन्हें बताना पड़ता था कि हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के, उत्तरकाशी के लोग हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के लोग हैं। तो बड़ा खुश हुआ करते थे वहाँ दिल्ली में। उत्तराखंड राज्य बन गया, जैसा आपने अभी कहा कि तब हमको अपनी पहचान बतानी पड़ती थी, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बन गया उसके बाद जो हमारे लोक कलाकार हैं उनकी स्थितियों की यदि बात की जाए तो क्या फ़र्क देखती हैं आप? यदि हम उस ज़माने की बात करें और आज की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो कितना फ़र्क देखती हैं? आज तो ऐसा है ना, हर घर में कलाकार, मैं देखती हूँ कि हर घर में हमारे उत्तराखंड में हर घर में कलाकार है, हर कोई गाना चाहता है और अच्छा लगता है। लेकिन आज उनके लिए मंच भी है उनके लिए। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे लिए भी मंच हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब रिश्तेदारी में ऐसा हुआ करता था कि क्या है तुम लड़की को गवाते हो। ये हमारे ब्राह्मण समाज में अच्छा नहीं माना जाता था लड़की का गाना, लेकिन हमने उस परंपरा को तोड़ा। और हमारे माँ पिताजी तो खुद इस चीज़ के बड़े वो रहते थे कि कोई बात नहीं बेटा तुम गाओ। मेरे दादाजी खुद मांगल गाया करते थे, वो सिखाते थे लड़कियों को कि कल को ये परंपरा खत्म हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि वो हमारे आप भी वही लोक परंपरा को जो है संचित करने का काम कर रही हैं। तो आपके दादाजी से आपने सीखा? तो दादाजी से नहीं सीखा, हमारे ये दादाजी तो हमने देखे भी नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि दादाजी के गुण हमारे अंदर आ गए। जरूर जरूर। तो किस तरह के मांगल गीत जो है आपने सीखे हैं और आप गाती हैं, और आगे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी क्या आप धरोहर के रूप में ये देना चाहते हैं? अब ये मांगल गीत तो मुझे भी इतना मालूम नहीं था, मतलब हम लोग उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसा आ रहा है गाते थे उस चीज़ को। लेकिन मैंने जो एक सीक्वेंस से हमने सीखा है, मैंने डॉक्टर माधुरी बर्थवाल दीदी हैं, जी उनसे सीखा। बहुत अच्छे डॉक्टर माधुरी बर्थवाल। हाँ जी, उनका तो अपना एक नाम है। वो तो वैसे भी नज़ीमाबाद में म्यूजिक अरेंजर रही हैं। तो उनसे हमने फिर ये मांगल प्रॉपर ढंग से हमने सीखा उनसे। तो मांगल की भी एक छोटी सी झलक हमारे दर्शक यहाँ पर सुन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो जस देना खोली का गणेशा, जो जस देना मोरी का नारायणा, जो जस देना गावा को भूमिया, जो जस देना पंच नाम देवा। ये जो आप गा रही हैं ये मुझे लगता है भगवान की आराधना है। हाँ, ये देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है मांगल गाने से पहले। जी। उसके बाद मांगल गीत जो है वो
क्या है मांगल गीत, ये आपसे जानना चाहेंगे। मांगल गीत है जैसे हमारा शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें गीतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है वर वधू को और लिया भी जाता है। तो इसको एक चुपचाप हम बैठे हैं, आज तुम्हारा मेहंदी लग रही है, ये हो रहा है, तो आदमी क्या अच्छा माहौल सा नहीं लगता। आजकल तो क्या डीजे का माहौल हो गया, लेकिन उस वक्त मांगल गीत गाए जाते थे। तो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं गाया करती थी। लेकिन अब तो जो है मुझे लगता है कि मांगल गीतों को गाने की जो है परंपरा आगे बढ़ने लगी है। अब शादी ब्याह में देखा जाता है पारंपरिक जो हमारे रिचुअल्स थे उनको किया जाता है और उसके लिए विशेष लोगों को बुलाया जाता है, जो कि पहले लोगों के अपने घरों में ये सब चीजें हुआ करती थी। अब लोग पलायन की तरफ चले गए हैं, तो अब लोगों को बुला करके इस तरीके की व्यवस्थाएं करते हैं जिससे उनके परिवार में जैसे गढ़वाली शादियां होती हैं उसमें ढोल दमाऊ लोग बाहर से मंगाते हैं। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये है ना वाद्य यंत्र, जैसे हमारे पहाड़ में बहुत से वाद्य यंत्र हैं, लेकिन आज तो क्या है, आज ढोल ही बजता है या दमाऊ बजता है या वो मुसकबाज बजता है, क्या बोलते हैं उसको, वही बजता है। और वाद्य यंत्र हमारे बहुत हैं, थाली है, मोछंग है, डॉर्च और हुड़कच, कई वाद्य यंत्र हैं हमारे पहाड़ के। तो अभी क्या है कि मांगल जब हम लोग गाते हैं तो मांगल में एक साइड उनका जो ढोल दमाऊ बज रहा है वो भी अपना कार्य करते रहते हैं और हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं। तो हम अपनी परंपरा को कहीं ना कहीं आप अपनी परंपरा को, अपने संगीत को आगे बढ़ा, अपने लोक गीतों को संरक्षण की तरफ ले जा रही हैं। आगे धरोहर के रूप में आप यदि अपनी इस धरोहर को देना चाहेंगी तो किस तरह से आप इसको देंगी? अब देखिए, धरोहर तो सीखने वाले की इच्छा होनी चाहिए और मेरे पास आती हैं महिलाएं, सीखती हैं। मैंने दीदी से सीखा, डॉक्टर माधुरी बड़ताल जी से, और मैं भी चाहती हूँ कि दीदी भी कहा करती है कि रेखा तू आगे इसको बढ़ाओ, तो मैं इधर सिखाती हूँ तू उधर सिखा। तो अभी एक चल रही है परंपरा, आती है मेरे पास महिलाएं, सीखती हैं और मेरा दर तो खुला है, जिसको आना है सीखिए। ये बहुत अच्छी भावना है कि जो आपके अंदर गुण ईश्वर ने दिया है उसको आप आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, तभी हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अब इसी बीच में आपसे एक और जानकारी चाहेंगे। आपने बहुत गीत गाए, बहुत सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया। वो कौन से संगीतकार, वो कौन से गीतकार, वो कौन से गायक हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहे और उनकी गायकी भी आपको बहुत पसंद आई है? देखिए, दिल के करीब तो मैं समझती हूँ कि सभी हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं, वो अब हमारे बीच में तो नहीं है। हाँ। लेकिन वो भी बहुत अच्छा हमारे उत्तराखंड के यहाँ। और उसके बाद हमारे राही जी हैं, चंद्र सिंह राही जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और किशन सिंह पंवार जी हैं। सभी अच्छा, अपने अपनी सबकी अपना तरीका है गाने का, और तो सभी अच्छे लगते हैं। फिर अपनी, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी पर्टिकुलर मुझे वो मेरे दिल के, ऐसा नहीं है, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। आपके कई गीत हैं जो अब आने वाली जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो स्टेज में जब गाना गाते हैं तो वो उन गीतों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है वो जो नया अंदाज है बच्चों का, क्या उससे आपको कोई किसी तरह की तकलीफ होती है, या वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग आपको भी अच्छा लगता है? नहीं, आजकल बच्चे गा रहे हैं, उस चीज़ को अपना रहे हैं तो अच्छी बात है। लोकगीत को चाहे वो किसी तरीके से भी गा रहे हैं तो अच्छी है, अच्छा ही लगता है। और हमारा आगे बढ़ रही है, ये परंपरा आगे बढ़ रही है, बच्चे किसी न किसी रूप में उसको सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है वो किसी तरह से भी गाएं, लेकिन कि उसके स्वरूप को बिगाड़े नहीं, बस स्वरूप को ना बिगाड़े, क्योंकि जो लोक संगीत का अपना स्वरूप है तभी तो वो लोक संगीत है, क्योंकि उसका एक अपना, उसमें एक अपना पुट है। बिल्कुल। तो उसको कहीं ना कहीं उसी तरीके से संजो कर रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो उसका संरक्षण भी होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आपका परिवार और संगीत दोनों में आपस में कितना सामंजस्य आपने बिठाया है? किसी तरीके की कोई परेशानी कभी आपके गाने और परिवार के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद हुआ हो या पारिवारिक सहयोग आपको मिला हो? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे परिवार मुझे इतना अच्छा मिला शादी के बाद कि मेरे फादर इन लॉ तो खुद वरिष्ठ साहित्यकार रहे, पत्रकार उत्तराखंड के, स्वर्गीय श्री धर्मानंद उनियाल पथिक जी। आज तो है नहीं। हाँ, बहुत तो नाम है उनका। उनका तो हमेशा सर पे हाथ रहता था कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम हमारे
तुम तो रत्न हो हमारे उनियाल परिवार का। जी जी। तो मैं इतने में बहुत खुश होती थी। वो इतना बोल देते थे कि बेटा निरंतर आगे बढ़ते रहो। और फिर मेरे हस्बैंड का तो पूरा सहयोग रहता है, वो तो हमेशा मेरे साथ उन्हीं का कि कभी कभी मन में ऐसा होता है कि अब छोड़ो, अब रहने दो, अब आगे बच्चे हैं करेंगे, तो वो ऊपर से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जब तक ईश्वर ने ये वरदान तुम्हारे अंदर है, करते रहो, अपना काम करते रहो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है कि आपको एक ऐसा परिवार मिला जो कि आपके संगीत को उसने समझा है, क्योंकि साहित्यिक परिवेश में जो है आप गई हैं, ऐसे परिवार में आप गई हैं, ये आपकी अच्छी किस्मत है जो आपको ऐसा परिवार मिला है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो कलाकार है उसको उस तरीके का परिवेश नहीं मिलता। तो क्या ऐसे कलाकारों के लिए भी आप कुछ करना चाहती हैं अपनी तरफ से? अब ऐसे कलाकारों के लिए तो ऐसा है, मैंने अभी बोला ना आपको, आइए मेरे पास, जिसको आना है सीखिए, मैं सिखाती हूँ। बाकी अब इच्छा मन में होनी चाहिए, इच्छा मन में होनी चाहिए। यदि आप वाकई में चाहते हैं तो परिवार को भी आप संतुलित बना करके और मतलब सामंजस्य एक तरीके का बना करके आप अपनी जो मन की इच्छा है, जो आपके अंदर भीतर संगीत है, उसको आगे बढ़ाने में रेखा जी का मदद ले सकती हैं और आगे आकर के अपने संगीत को आगे ले जा सकती हैं, अपने लोक संगीत को बचाने की पूरी सार्थक कोशिश कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है, मुझे पूरा अपने माता पिता से भी पूरा सहयोग मिला, परिवार से सहयोग मिला। तो ऐसा नहीं है, मैं दोनों तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला मुझे अपने घर से। बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों परिवारों से सपोर्ट मिला, माता पिता की तरफ से भी सपोर्ट मिला, तभी आप जो है अपना नाम कर पाई। 1983 जैसे आपने कहा, तब आपने शुरुआत की थी, तो तब तो आप अपने परिवार में ही रही होंगी। इसके बाद एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे कलाकारों के लिए एक विशिष्ट अनुदान जिसको कहते हैं, एक सहयोग जो हमारी राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि क्या राज्य सरकार हमारे लोक कलाकारों के लिए कुछ विशेष कर रही है या उसे करना चाहिए? आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारी राज्य सरकार जो है कुछ नहीं कर रही कलाकारों के लिए। जी जी। और हमारा संस्कृति विभाग भी थोड़ा बहुत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं वो लोग, लेकिन इतना नहीं कि वो, अब जैसे अभी कल हादसे में पप्पू कार्की की डेथ हो गई और उसके 2 बच्चे और भी। तो मैं समझती हूँ कि जिसकी आजीविका है, जो नौकरी कर रहा है अपना, आजीविका उनका संगीत ही है, तो उसका तो चलो ठीक है, लेकिन जिसका कुछ भी नहीं है, रोजी रोटी यही थी, उसके लिए तो सरकार को जरूर करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी सरकार को भी और जो बाकी लोग हैं उनको भी? मैं तो हमारी उत्तराखंड सरकार को ये कहना चाहूँगी कि हमारे कलाकारों के लिए, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन इसी में गुजार दिया और जो जिनकी रोजी रोटी भी यही है, उनके लिए सरकार कुछ करे, उनकी मदद करे। और मैं समझती हूँ कि तभी हमारी जो आज सरकार है अगर कुछ करती है तो तभी मैं समझती हूँ कि तभी वो उनका सरकार में रहना सार्थक हो पाएगा। चलिए, ये कहीं ना कहीं रेखा जी बाकी और जो कलाकार हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर नहीं है मौजूद, लेकिन उनके दर्द को वो अपनी जिह्वा के माध्यम से यहाँ पर बयां कर रही हैं। तो हमारी राज्य सरकार यदि उनके लिए कुछ करेगी तो हमारा भी ये बातों बातों में का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। रेखा जी, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आने वाले नई पीढ़ी के कलाकार हैं उनको हमारी ये लोक जो संस्कृति है उस धरोहर को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इस चीज़ को अपना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, लेकिन जड़ों से जुड़ी रहे, अपने जड़ों से जुड़े रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज तुम अपना परंपरा को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन पीछे से फिर कह रहे हैं क्या है ये मैंने देखा कई लोगों को इस तरह से। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब सिर्फ आजीविका के लिए आप उसका सहारा ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो भी नए पीढ़ी के कलाकार आ रहे हैं उनके मन में ये कहीं ना कहीं भावना होनी चाहिए कि ये हमारी अपनी संस्कृति है, इसको हमें संजो कर रखना है और आगे आने वाली पीढ़ी को उन्हें भी धरोहर के रूप में वो दें। यही इसी तरह से निरंतर ये प्रथा चलती रहे
तभी हमारा जो है ये प्रयास जो है सार्थक होगा। यदि लोग हमें ये कहते हैं, जैसे आप ही हैं, आपको लोक गायिका का खिताब मिला है, तो आपका लोक गायिका होना भी तभी सार्थक है जब आगे आने वाली पीढ़ी को आप कुछ धरोहर के रूप में दे जाए। तो मैं तो धरोहर तो मेरी यही है जो मैंने आज तक इतने गीत गाए हैं। मुझे भी कई बच्चे मुझे कहा करते हैं कि मैडम आपने वो गीत गाया था, आप सुनाइए प्लीज़। तो मैं समझती हूँ यही मेरी धरोहर है। तो जाते जाते कुछ अच्छा सा गीत हो जाए। जाते जाते मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि मैंने नेगी जी के साथ गाया था, धरती हमारा गढ़वाल की कतगारों तेली स्वाणी की। धरती हमारा गढ़वाल की कतगारों तेली स्वाणी चा, हो कतगारों तेली स्वाणी चा, हो कतगारों तेली स्वाणी चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग इकी छन, पंच प्रयाग इकी छन, पंच पंडा भी है इकी भाग, हमारा धन धन भाग, हमारा धन धन। कुंड छिन्न एक काशी छिन्न, मठ एक महान छिन्न, मठ एक महान छिन्न, ताल सहस्त्र घाटी फुलकी आसमान छिन्न, हो गंगा जमुना इक बटी सबू की, भूख तीस मिटाणी चा, हो कतगारों तेली स्वाणी चा। बहुत खूबसूरत, मन करता है इन गीतों को सुनते ही रहें। बातों बातों कार्यक्रम में रेखा जी आप आई और इतनी संगीतमय बातें आज हमने यहाँ पर की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप अपने संगीत के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करती रहें, यही नेशन वन की शुभकामनाएं हैं। आप कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के हमारे बातों बातों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। नमस्कार।